वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एंसेंट हिस्ट्री लेटेस्ट पीवाईक्यू के दूसरे पार्ट में। तो कल तक इसके पहले वाली वीडियो में जो हमने सॉल्व किया था, तो हमने गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाइयों के बारे में देखा था लास्ट वाले क्वेश्चन में। उसके बाद 11वां क्वेश्चन से हम सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा है कि कोणार्क सूर्य मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। दूसरा है कि इसका निर्माण राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। और तीसरा कह रहा है यह यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है। तो आपको बता दें ये सारे ही स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, तो हमारा जो डी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। पहला कैसे सही है? इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते थे। देखिए ये जो ब्लैक पैगोडा शब्द है, यह जब यूरोपीय लोग नाव से भारत की ओर आ रहे थे तो उन्हें दूर से ही ऊंचा मंदिर दिखाई देता था जो कि काले रंग के पत्थर का बना हुआ था। तो ये जो ब्लैक पैगोडा शब्द है ये वहीं से आया था। पैगोडा मतलब मंदिर। वो लोग पैगोडा को, मतलब हमारे यहाँ जो मंदिर है उन्हें यहाँ वो लोग पैगोडा बोल देते हैं। तो जो ब्लैक कलर का पत्थर होता था उसे देखकर वो लोग कहते थे ये ब्लैक पैगोडा है, तो वहाँ से यह नाम फेमस हो गया था। और दूसरा है इसका निर्माण राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। तो हाँ, बिल्कुल इन्होंने नहीं करवाया था। इस अद्भुत मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर एक विशाल रथ के आकार में बना है जिसमें 24 पहिए हैं। कितने हैं? 24 पहिए और 7 घोड़े हैं। 24 पहिए और 7 घोड़े। और तीसरा कथन कह रहा है कि यह यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है। तो जी हाँ, यह 1984 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था। यह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्वता इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए इसे 1984 में कब कराया गया था? 1984 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था। तो इस हिसाब से हमारे तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जा रहे हैं। ये इसका डिस्क्रिप्शन है, 1984 में कर दिया गया था। और ये 24 पहिए और 7 घोड़े की बात की गई है। और ब्लैक पैगोडा समुद्र किनारे स्थित होने के कारण इसे, इसके काले पत्थरों के उपयोग के कारण यूरोपीय नाविक द्वारा इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता था। तो वहाँ से यह नाम निकल कर आया है। तो चलिए थोड़ा सा और जो भारत में सूर्य मंदिर है और उसके स्थापत्य के बारे में जान लेते हैं। यह भी बहुत सारे एग्जाम में आज तक पूछा जा चुका है। उनमें से मुख्य रूप से ये जो 4 मंदिर हैं, जो एक उड़ीसा, गुजरात, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में सूर्य मंदिर है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसके बारे में अभी हमने बात की, जो कि नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। यह गंग वंश के से संबंधित थे। इसे ब्लैक पैगोडा कहते थे। 1984 में यूनेस्को में इसको शामिल किया गया। कलिंग स्थापित शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और फिर है दूसरा मोटेरा सूर्य मंदिर, जो कि गुजरात में पड़ता है। यह भीमदेव प्रथम, जो कि सोलंकी चालुक्य वंश से संबंधित है। यह मंदिर बिना छूने के केवल पत्थर को जोड़कर मारू गुर्जर शैली में बना है। कौन सी शैली बना है? मारू गुर्जर शैली में। इसके सामने एक विशाल सूर्य कुंड, जिसे बावड़ी कहते हैं, मतलब तालाब, बना है। और तीसरा है मार्तंड सूर्य मंदिर। यह पड़ता है हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर। यह ललितादित्य मुक्तापीठ, जो कि कारकोर वंश से संबंधित है, इनके समय का है। अनंतनाग में स्थित यह मध्यकालीन कश्मीर का एक अत्यंत भव्य और ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है, जो अब भग्नावशेष के रूप में पड़ा है। और लास्ट है कटारमल सूर्य मंदिर। यह हमारा उत्तराखंड में पड़ता है। राजा कटारमल इससे संबंधित है। अल्मोड़ा में स्थित यह मंदिर कोणार्क के बाद उत्तर भारत के सबसे ऊंचे और प्रमुख सूर्य मंदिर में गिना जाता है। तो ये हमारा जो कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट सूर्य मंदिर है उसका नाम ध्यान रखे रहिएगा। बहुत सारे एग्जाम में आज तक पूछा जा चुका है। यूपीपीएससी के इससे भी पहले की परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 12वां नंबर कह रहा है कि मृच्छ कटिकम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मृच्छ कटिकम, तो यह गुप्त काल के दौरान लिखा गया था, जिसे शूद्रक द्वारा लिखा गया था। यह एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक नाटक है। क्या है? एक सांस्कृतिक नाटक। मृच्छ कटिकम का अर्थ होता है कि मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का खिलौना गाड़ी। ठीक है। यह नाटक राजाओं और महलों की कहानियों से अलग उज्जैनी की एक गरीब ब्राह्मण परिवार, वहाँ के एक चारुदत्त थे जो कि ब्राह्मण व्यापारी थे, और एक समृद्ध गणिका थी, उसका नाम वसंत सेना था। इन दोनों के प्रेम पर आधारित यह एक पुस्तक है। तो ध्यान रहे, यह ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त और समृद्ध गणिका वसंत सेना के प्रेम पर आधारित यह एक पुस्तक है। बाकी के विकल्प को देख लेते हैं। हमारा ये जो शूद्रक था इस हिसाब से सही हो जा रहा है। शूद्रक ने जो है मृच्छ कटिकम पुस्तक की रचना की थी। अब ये जो बाणभट्ट दिए हुए हैं, ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। हर्षचरित और कादम्बरी की। अब फिर आते हैं कल्हड़। इन्होंने कश्मीर के इतिहास पर एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है राज तरंगिणी। क्या नाम है? राज तरंगिणी। और तीसरे हैं विक्रमादित्य। यह गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी, जिनके दरबार में कालिदास जैसे नवरत्न रहते थे। तो ये हो गया बाकी के ऑप्शन के बारे में। मृच्छ कटिकम शूद्रक ने लिखा है, ये इसका बेसिक है। चारुदत्त और वसंत सेना के प्रेम पर आधारित ये जो मृच्छ कटिकम किताब है। कुछ और प्राचीन भारत के प्रमुख साहित्य और उनके लेखक के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। आइए इसको भी देख लेते हैं। काफ़ी सारा लेखक और उनकी कृतियाँ हैं। मृच्छ कटिकम की अभी हमने बात कर ली, इसको शूद्रक द्वारा लिखा गया था, जिसका मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी।
जो बच्चे खिलौना खेलते हैं वो वाला। ये आम जनता और तत्कालीन समाज के यथार्थ को दिखाता है। और दूसरा है हर्षचरित कादंबरी। इसके बारे में भी हमने बात की। यह बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था। यह सम्राट हर्षवर्धन के जीवन और उनके काल के इतिहास की जानकारी देने वाला प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ है। तीसरा राजा रत्नगिरी। यह कल्हड़ द्वारा लिखा गया था। इसमें प्राचीन काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर का व्यवस्थित इतिहास वर्णन है। तो कब से कब तक? प्राचीन काल से लेकर 12वीं शताब्दी के कश्मीर का व्यवस्थित इतिहास का वर्णन दिया हुआ है इसमें, जिसे भारत का पहला प्रमाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। फिर आता है अभिज्ञान शाकुंतलम और देवी चंद्रगुप्तम। यह कालिदास विशाखदत्त द्वारा लिखा गया है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल की प्रमुख रचनाएं हैं, जो गुप्त वंश के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास पर प्रकाश डालती हैं। फिर है मुद्रा राक्षस। इसको आपने कई बार सुना होगा। यह विशाखदत्त द्वारा लिखा गया है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य की सहायता से नंद वंश के विनाश की कथा दी गई है। फिर लास्ट में पंचतंत्र। आप भी बचपन में पंचतंत्र की काफी सारी कहानियां सुने होंगे। तो उनमें उसको जो है विष्णु शर्मा जी ने लिखा था। संसार का अत्यंत प्रसिद्ध नीतिपरक कहानी संग्रह, जिसकी रचना गुप्त काल के दौरान ही मानी जाती है। तो पंचतंत्र की कहानियां कब लिखी गई हैं? गुप्त काल के शासन में पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई थी विष्णु शर्मा के द्वारा। याद रखे रहिएगा। अगला सवाल है, मनुस्मृति के टीकाकार कौन थे? टीकाकार मतलब कमेंटेटर। तो मनुस्मृति के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। काफी फेमस किताब है यह। मनुस्मृति जो है ये प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध कानूनी और सामाजिक ग्रंथ है। समय समय पर इस ग्रंथ की व्याख्या करने के लिए कई विद्वानों ने इस पर टीकाएं की हैं। टीकाएं मतलब कमेंट्रीज की हैं। कल्लु भट्ट मनुस्मृति के सबसे प्रसिद्ध और प्रामाणिक टीकाकारों में से एक हैं, जिन्होंने मनवर्थ मुक्तावली नाम से अपनी टीका लिखी है। किस नाम से लिखी? यह है मनवर्थ मुक्तावली। मनवर्थ मुक्तावली नाम से अपनी टीका लिखी है। इनके अलावा मेघातिथि, गोविंदराज और भारूची भी मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार हैं। हालांकि ये ऑप्शन में दिए नहीं है, तो कल्लु भट्ट जी इसमें ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो हमारा कल्लु भट्ट जी सही हो जा रहे हैं। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। कुछ यहाँ प्रमुख स्मृतियाँ दी हुई हैं और उसके प्रसिद्ध टीकाकार दिए हुए हैं। स्मृति मतलब वेदिक ग्रंथ। तो मनुस्मृति की बात अभी हमने की। इसको कल्लु भट्ट, मेघातिथि, गोविंदराज, भारूची इन विद्वानों ने मनुस्मृति के श्लोकों की कानूनी और सामाजिक व्याख्याएं प्रस्तुत की, जिनमें कल्लु भट्ट का टीका सबसे सुस्पष्ट माना जाता है, जो हमारे ऑप्शन में भी दिया हुआ था। फिर है याज्ञवल्क्य स्मृति। यह ज्ञानेश्वर, अपरार्क, विश्वरूप इन विद्वानों ने इस पर टीकाएं की हैं। विज्ञानेश्वर ने इस पर सुप्रसिद्ध मितक्षरा नामक टीका लिखा है, जो हिंदू उत्तराधिकार कानून का एक प्रमुख आधार बनी। फिर है नारद स्मृति। इसको लिखा था असहाय ने। इसका मतलब कि टीका की थी। इन्होंने प्राचीन काल के न्यायालयों, न्यायिक प्रक्रियाओं और ऋण संबंधी नियम की विस्तृत व्याख्या अपनी टीका में की है। फिर लास्ट है पराशर स्मृति। इस पर टीका कौन किया था? माधवाचार्य ने। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के काल में इस स्मृति पर पराशय माधवीय नामक एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यावहारिक टीका ग्रंथ तैयार किया था। तो इन सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा। मनुस्मृति कल्लु भट्ट, मेघातिथि, गोविंदराज, भारूची। फिर याज्ञवल्क्य स्मृति, इसको ज्ञानेश्वर, अपरार्क, विश्वरूप जी ने टीका किया था। फिर है नारद स्मृति, इसको असहाय ने। फिर पराशर स्मृति, इसको माधवाचार्य ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि कुमार संभव महाकाव्य किसकी रचना है? तो इसको कालिदास जी ने लिखा था संस्कृत भाषा में। कालिदास जी हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहे हैं, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जा रहा है। इस महाकाव्य में भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कुमार, जिसे कार्तिकेय नाम से जानते हैं, इनके जन्म, उनकी बाल लीलाएं और तारकासुर वध की कथाओं का काव्यात्मक वर्णन है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो इन फैक्ट को आप याद रख रहिएगा। चलिए बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। पहला दिया कल्हड़। इन्होंने कश्मीर के इतिहास पर प्रसिद्ध प्रमाणिक ग्रंथ लिखा था राज रतिंगड़ी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने इसको डिस्कस किया था। फिर हैं चंद्र बरदाई जी। ये राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इन्होंने हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा था। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखा था। आपने पढ़ा होगा इसको। फिर है लास्ट में बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट। यह राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। हर्षचरित और कादम्बरी की बाणभट्ट ने किया था। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। आइए थोड़ा सा इसके प्रमुख महाकाव्य ग्रंथ और उनकी रचयिता के बारे में जान लेते हैं। इधर पुस्तक का नाम या फिर महाकाव्य का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ लेखक और उनका मुख्य विवरण है। पहला है कुमार संभव या रघुवंशम। कुमार संभव और रघुवंशम, ये इसको लिखा था कालिदास ने। ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से शामिल थे। ये दोनों इन्हीं के विख्यात महाकाव्य हैं। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत, इसको कालिदास जी ने लिखा था। इनकी विश्व प्रसिद्ध नाटक और खंडकाव्य है, जो अपनी उपमाओं और श्रृंगार रस के लिए जाने जाते हैं। फिर पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई जी ने लिखा था। यह वीर गाथा काल की प्रसिद्ध हिंदी महाकाव्य, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय के जीवन और युद्धों का वर्णन है। फिर है कादम्बरी, इसको बाणभट्ट जी ने लिखा था। इसे संस्कृत साहित्य का सबसे पहला और श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। फिर है किरातार्जुनीयम, इसको भावरी जी ने लिखा था।
ये 6वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसमें अर्जुन और शिव की रात के रूप में शिव को दिखाया गया है। अर्जुन और शिव के बीच युद्ध की कथा है। फिर लास्ट है शिशुपाल वधम, इसको माघ जी ने लिखा था। यह संस्कृत साहित्य का एक अन्य महान ऐतिहासिक पौराणिक महाकाव्य है जो अपनी शब्द शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। शिशुपाल वधम, इसको माघ ने लिखा था, ध्यान रखे रहिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला कह रहा है कि पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कथन दिए हुए हैं। पहला है विष्णु पुराण से मौर्य वंश की राजधानी मिलती है। दूसरा है वायु पुराण गुप्त वंश की शासक व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो आपको बता दें ये दोनों ही स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। ये जो विष्णु पुराण है ये मुख्य रूप से मौर्य वंश के इतिहास, उसके उद्भव और राजाओं की वंशावली पर विस्तार से प्रकाश डालता है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है यह वायु पुराण से गुप्त वंश के प्रारंभिक इतिहास, उसके साम्राज्य की सीमाओं और उनकी शासन व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। तो इस हिसाब से हमारा जो दोनों ही स्टेटमेंट है यह सही हो जा रहा है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन है, देख सकते हैं। आगे कुछ पुराणों के नाम दिए हुए हैं और उससे संबंधित राजवंश और उनका मुख्य विवरण है। पहला है विष्णु पुराण। यह मौर्य वंश से संबंधित के समय का ये लिखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके उत्तराधिकारियों की वंशावली तथा मौर्यकालीन राजनीतिक सामाजिक स्थिति की जानकारी देता है विष्णु पुराण हमारा। और फिर आता है वायु पुराण। वायु पुराण गुप्त वंश के समय लिखा गया एक ग्रंथ है जो गुप्त काल के राजाओं के शासन, उनकी प्रशासनिक नीतियां और तत्कालिक उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति का विवरण देता है। फिर आता है मत्स्य पुराण। यह आंध्र सातवाहन वंश के समय का लिखा गया ग्रंथ है। यह सभी 18 पुराणों में सबसे प्रसिद्ध, प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता है। इसमें शुंग वंश का भी उल्लेख मिलता है। फिर है भागवत या फिर ब्राह्मण पुराण। भागवत और ब्राह्मण पुराण यह शुंग और कर्ण वंश से संबंधित है। इन पुराणों के राजाओं की सूचियों से मौर्योत्तर काल के ब्राह्मण राजवंशों के इतिहास को समझने में मदद मिलती है, भागवत और ब्राह्मण पुराण से। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिर अगले सवाल में दिया है कि मिलिंद पन्नू राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। यह भिक्षु थे। यह देखिए यूपीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है। तो नीचे जो है कि एग्जाम का नाम भी दिया हुआ है जो कि हाल ही में पूछा गया है। इससे पहले भी अगर कभी पूछा गया होगा तो बस ट्विस्ट करके, लेकिन इसी से संबंधित सवाल पूछा गया है। तो इन सभी सवालों को हल्के में न लें, ध्यान से देखिए। संभावना है कि आने वाली परीक्षा में इसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है यह है नागसेन। मिलिंद पन्नू का शाब्दिक अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद ने जो प्रश्न पूछा था उन्हीं सबका ये संग्रह है। ये पाली भाषा में रचित एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें इंडो ग्रीक राजा मिलिंद, जिनको मिलांडर कहते हैं, क्या कहते हैं, मिलांडर, और बौद्ध दार्शनिक नागसेन के बीच, मिलांडर और नागसेन के बीच बौद्ध धर्म से जुड़े गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों और उत्तरों का संकलन है। इस संवाद से प्रभावित होकर राजा मिलिंद ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इसलिए यह मिलिंद पन्नू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नागसेन याद रख रहिएगा। बाकी ये जो नागभट्ट हैं यह गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। और कुमारिल भट्ट ये पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य थे। नागार्जुन ये कुषाण राजा कनिष्क के समकालीन महान बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने शून्यवाद, जिसको माध्यमिक सूत्र भी कहते हैं, इसका प्रतिपादन किया था। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं तो वो है नागार्जुन जी। आइए थोड़ा सा इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं बौद्ध ग्रंथ से संबंधित और दार्शनिक से संबंधित। पहला मिलिंद पन्नू, इसके बारे में बात हमने कर ली। ये नागसेन के बीच संवाद था, राजा मिलांडर और भिक्षु नागसेन के बीच पाली भाषा में हुआ यह दार्शनिक संवाद था। तो ध्यान रखिएगा ये भाषा भी कौन सी भाषा में हुआ था, पाली भाषा में। फिर है माध्यमिक कारिका सूत्र। इसमें जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की भी बात की गई थी, जो कि आज के समय आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे। सापेक्षता का सिद्धांत, ये शून्यवाद भी कहते हैं, इसका प्रतिपादन किया था नागार्जुन। फिर है बुद्धचरित और सूत्रालंकार। कनिष्क के दरबारी कवि अश्वघोष द्वारा यह रचित बुद्धचरित को बौद्धों की रामायण कहा जाता है। जैसे हम लोग का रामचरितमानस रामायण है, वैसे ही बुद्धचरित बौद्ध लोग का रामायण है। फिर है महाविभाष सूत्र। इसको वसुमित्र द्वारा लिखा गया था। यह चौथी बौद्ध संहिता के अध्यक्ष भी थे। और ये जो महाविभाष सूत्र है इसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहते हैं, मतलब इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं बौद्ध धर्म का। फिर है विशुद्धि मग्ग। इसको लिखा था बुद्ध घोष द्वारा। यह हीनयान संप्रदाय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे त्रिपिटक की कुंजी भी माना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले में कहा है कि चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है। तो चरक संहिता जो है यह 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित है। चरक संहिता जो है यह आयुर्वेद का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध और आधारभूत ग्रंथ है। इसकी रचना महर्षि चरक ने की थी, जो कुषाण राजा कनिष्क के राजवैद्य थे। यह संपूर्ण ग्रंथ जो है 8 खंड, जिन्हें हम स्थान के नाम से भी जानते हैं, और 120 अध्याय में व्यवस्थित किया गया है। इन 8 खंडों का जो नाम है यह इस तरीके से है। एक है सूत्र स्थान, दूसरा है निधान स्थान, तीसरा है विमान स्थान, फिर शरीर स्थान, फिर इंद्रिय स्थान, फिर चिकित्सा स्थान, फिर कल्प स्थान
और फिर सिद्धस्थान। यह 8 खंड हैं और 120 अध्याय हैं। तो 120 अध्याय और 8 खंड में ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। आइए कुछ प्राचीन वैज्ञानिक और उनके चिकित्सीय ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं। एक तरफ ग्रंथ का नाम दिखा हुआ है, दूसरी तरफ रचयिता और वैज्ञानिक और उनके मुख्य विवरण दिए हुए हैं। चरक संहिता, इसके बारे में अभी हमने बात की, 8 खंड और 120 अध्याय में विभाजित था। आयुर्वेद तथा चिकित्सा शास्त्र का सबसे प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथ है। दूसरा सुश्रुत संहिता, इसे शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। इस ग्रंथ में प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद के ऑपरेशन सहित विभिन्न सर्जिकल उपकरणों का वर्णन किया गया है। फिर है अष्टांग हृदय या फिर संग्रह, इसे वाग्भट द्वारा लिखा गया था। यह गुप्तोत्तर काल का प्रमुख चिकित्सा ग्रंथ है, जिसमें चरक और सुश्रुत दोनों संहिताओं के ज्ञान को संक्षिप्त में समाहित किया गया है। फिर है माधव निदान, इसको माधवाचार्य जी ने लिखा था। यह ग्रंथ रोगों के लक्षणों और उनके निदान पर विशेष रूप से लिखा गया पहला अनूठा ग्रंथ है। फिर है बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, इसको लिखा था वराहमिहिर जी ने। किसने लिखा था? वराहमिहिर जी ने। यह गुप्तकालीन महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, जिनके ग्रंथों में ज्योतिष, खगोल विज्ञान और स्थापित कला का व्यापक विवरण मिलता है। तो ध्यान रखे रहिएगा इन सबको। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? तो वैशेषिक को कणाद जी लिखे थे, पतंजलि नहीं। उत्तर मीमांसा को बादरायण जी शुरू किए थे। फिर मीमांसा को जो है जैमिनी। अब लास्ट बचे न्याय, गौतम ऋषि। तो ये हमारे न्याय गौतम ऋषि जी सही सुमेलित हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। आइए थोड़ा सा इसका फैक्ट देख लेते हैं। एक तरफ दर्शन दिया हुआ है, दूसरी तरफ इसके प्रवर्तक और मुख्य विवरण दिया हुआ है। ये जो भारत के प्रसिद्ध षड दर्शन है, उनके प्रवर्तक की बात की गई। षड दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। इसके बारे में हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी चर्चा किया था, फिर से कर लेते हैं। महर्षि गौतम ये तार्किक चिंतन और प्रमाणों पर आधारित दर्शन है। इसमें न्याय सूत्र मुख्य ग्रंथ है, इसमें न्याय दर्शन में। फिर दूसरा सांख्य दर्शन, यह महर्षि कपिल इसके प्रवर्तक थे। यह भारत का सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है, जो प्रकृति और पुरुष के द्वैत पर बल देता है, मतलब द्वैतवाद के सिद्धांत पर बल देता है। फिर है योग दर्शन, यह महर्षि पतंजलि द्वारा फाउंड किया गया था, मतलब कि इसके प्रवर्तक जो थे वो महर्षि पतंजलि थे। चित्त की वृत्तियों के निरोध, मतलब कि मन पर नियंत्रण, और अष्टांग योग के व्यवहारिक अभ्यास पर केंद्रित हैं। फिर है वैशेषिक दर्शन, इसके प्रवर्तक थे महर्षि कणाद। इन्हें परमाणुवाद का जनक भी कहा जाता है। किसे? कणाद जी को, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले द्रव्य के परमाणु रूप की चर्चा की थी। फिर है पूर्व मीमांसा, इसको महर्षि पतंजलि जी ने इसके प्रवर्तक थे। यह वेदों के कर्मकांडी भाग और धर्म के व्यवहारिक अनुष्ठानों की व्याख्या पर आधारित है। फिर लास्ट है उत्तर मीमांसा, जिसको हम लोग वेदांत भी कहते हैं। यह महर्षि बादरायण जी द्वारा प्रवर्तन किया गया था। इसके फाउंडर जो थे महर्षि बादरायण थे। यह वेदों के अंतिम भाग यानी उपनिषदों के ज्ञान मार्ग और ब्रह्मा सत्यता पर आधारित है। उत्तर मीमांसा, ध्यान रहे, न्याय दर्शन महर्षि गौतम, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद, पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी, उत्तर मीमांसा महर्षि बादरायण जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला कह रहा है कि मिरात ए सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? पहला है कि इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। दूसरा है इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन का वर्णन है। तो आपको बता दें कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। ये जो पुस्तक है मिरात ए सिकंदरी, इस पुस्तक की रचना सिकंदर बिन मोहम्मद, इसे मंजू अकबर भी कहते हैं, इसने लगभग 1611 ईस्वी में किया था इस पुस्तक की रचना। यह ग्रंथ मुख्य रूप से गुजरात सल्तनत के उद्भव, विकास और उसके सुल्तानों के इतिहास का सबसे प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। किसको? मिरात ए सिकंदरी को। कब लिखा गया? 1611 में। इसमें जो है गुजरात के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली सुल्तान महमूद बेगड़ा, जिसको महमूद शाह प्रथम भी कहते हैं, इनके शासनकाल की सुख समृद्धि, जनजीवन और उनके जीवन जीते गए किलों, मतलब वो जो किले जीते थे जैसे जूनागढ़ और चंपानेर, इन सभी का विस्तृत और जीवंत वर्णन मिलता है। दूसरा कथन कर रहा है कि इस ग्रंथ में व्यापारी मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन था। तो आपको बता दें कि इस ग्रंथ में सुल्तान द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने, राज्य में चोरी डकैती को रोकने और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए किए गए उचित प्रशासनिक प्रबंधों व कड़ी नियम की सराहना की गई है। तो इस हिसाब से दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है, पहला वाला भी सही है। इसको यूपीपीएससी आरओ प्री 2023 में पूछा गया था, जो कि कैंसिल हो चुका था एग्जाम, उसमें पूछा गया था, ध्यान रखे रहिएगा। यह कुछ है मध्यकालीन क्षेत्रीय इतिहास के प्रमुख ग्रंथ। एक तरफ पुस्तक का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ लेखक और उनका मुख्य विवरण दिया हुआ है। पहला मिरात ए सिकंदरी, इसकी चर्चा भी हमने की। इसकी रचना सिकंदर बिन मोहम्मद द्वारा किया गया था। गुजरात सल्तनत के सुल्तानों, विशेषकर महमूद बेगड़ा और बहादुर शाह के काल का सबसे प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ है ये। फिर है मिरात ए अहमदी,
यह अली मोहम्मद खान द्वारा लिखा गया था। यह भी गुजरात के इतिहास पर लिखा गया एक विस्तृत ग्रंथ है, जिसे मुगल काल के दौरान तैयार किया गया था। फिर है तारीख ए फरिश्ता। तारीख ए फरिश्ता जो किताब है, यह मोहम्मद कासिम फरिश्ता द्वारा लिखा गया था। इसमें बाजीपुर, अहमदनगर और गोलकुंडा सहित संपूर्ण दक्कन, दक्कन मतलब जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, इसको दक्कन बोलते हैं, इसके बहमनी राज्यों का व्यापक इतिहास मिलता है। फिर लास्ट है राजरत्नगढ़ी। यह जो है जोनराज और श्रीवर द्वारा लिखा गया था। इन्होंने कल्हड़ की मूल राजरत्नगढ़ी के को आगे बढ़ाते हुए मध्यकालीन कश्मीर और सुल्तान जैन उल आबिदीन के काल का इतिहास लिखा। किसका लिखा? मध्यकालीन कश्मीर और सुल्तान जैन उल आबिदीन के काल का इतिहास लिखा था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ ग्रंथ का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ लेखक का नाम लिखा हुआ है। पहला है कुमारपाल चरित्र। यहाँ लिखा है कि राजशेखर ने इसे लिखा था, तो इसको राजशेखर ने नहीं लिखा था, इसको लिखा था हेमचंद्र सूरी ने। किसने लिखा था? हेमचंद्र सूरी, राजशेखर ने नहीं। इस ग्रंथ में गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल के जीवन और इतिहास का वर्णन मिलता है, कुमारपाल चरित्र में। दूसरा जो है द्वाश्रय काव्य, इसको हेमचंद्र सूरी द्वारा लिखा गया था, ये सही है। इसमें गुजरात के चालुक्य वंश का ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। फिर है सूरतोत्सव, इसको सोमेश्वर सूरी द्वारा लिखा गया था, यह भी बिल्कुल सही है। महाकवि सोमेश्वर सूरी गुजरात के प्रसिद्ध दरबारी कवि और पुरोहित थे। और लास्ट है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य को नैचंद्र सूरी ने लिखा था, यह भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और इस ग्रंथ से जो है रणथंभौर के जो चौहान शासक हमीर देव हैं, इनके इतिहास और अलाउद्दीन खिलजी के साथ इनके युद्ध की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। किस ग्रंथ से? हमीर महाकाव्य से। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। कुछ पूर्व मध्यकालीन भारत के प्रमुख ग्रंथ हैं और उनके लेखक का नाम। आइए देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं लेखक और उनके मुख्य विवरण। पहला है कुमारपाल चरित्र द्वयाश्रय काव्य। इन दोनों की चर्चा अभी हमने की थी। ये हेमचंद्र सूरी द्वारा लिखा गया है, प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनके ग्रंथों में गुजरात के चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल के इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर है काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी। इसके लेखक हैं राजशेखर। ये गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल के दरबारी कवि और गुरु थे। फिर है हमीर महाकाव्य, इसके लेखक जो थे ये थे नैचंद्र सूरी। यह रणथंभौर के चौहान के गौरवशाली इतिहास और अलाउद्दीन के आक्रमण का विवरण देने वाली जैन ग्रंथ है। फिर है सूरतोत्सव और कीर्ति कौमुदी, इसको सोमेश्वर सूरी द्वारा लिखा गया था। यह चालुक्य काल और गुजरात के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले प्रमुख सांस्कृतिक काव्य हैं। फिर लास्ट है प्रबंध चिंतामणि, इसके लेखक हैं मेरुतुंग। यह पूर्व मध्यकालीन भारत और राजा भोज तथा चालुक्य शासकों के समय की ऐतिहासिक घटनाओं का अनूठा संग्रह है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, प्रयास करिएगा याद हो जाए। अब आगे के सारे क्वेश्चन को हम लोग पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, तो हमसे हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही प्रीवियस इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये भी एंशिएंट हिस्ट्री का चल रहा है, इसके बाद हम लोग मेडिवल हिस्ट्री का लाएंगे। इसी के बाद एक अगला पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट। ऐसे ही करते हुए मेडिवल हिस्ट्री, उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री लाएंगे, उसके बाद ऐसे ही करते हुए जीके का लगभग सारा सिलेबस हम लोग कवर कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से। तो मिलते हैं थर्ड पार्ट में। यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।